हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अब देखो, कल स्टोरी नहीं दिया, कोई नाराज़ नहीं होंगे। मैंने बोल दिया था उस भाग में कि अगर कल स्टोरी नहीं आएगी तो कोई नाराज़ नहीं होंगे हमसे। तो उम्मीद रखते हैं कि कोई नाराज़ नहीं है। बाकी चलिए इस भाग में आगे बढ़ जाते हैं थोड़े बहुत। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में सभी को। तो आज स्टार्ट करेंगे दिलों का मिलना पार्ट 84 से। तो कहानी कहाँ तक हुई थी सभी को याद ही है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है आपको कहेंगे कि जाके सुन लीजिए। भाग आगे बढ़ते हैं। शाम हुई नहीं थी अभी तक, बस सनसेट का समय थी। समंदर के किनारे खामोशी नहीं थी। कुछ लोग तो थे, कुछ हद तक लोग थे वहाँ पे। भीड़ नहीं थी, ये कहेंगे भीड़ नहीं थी। बस इधर उधर कई दूर दूर तक कुछ कुछ लोग टहल रहे थे, तो कोई बैठे थे, कोई बात कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, तो कोई ऐसे ही वहाँ पे ऐसे टहलने आए थे, वॉक के लिए आए थे। वही एक शांत सी जगह पे बैठी थी हमारी आराध्या, चुपचाप, बस आंखें समंदर की तरफ गड़ाई हुई, और उस डूबती हुई सूरज को वो देख रही थी। बहुत शांत थी वो, बहुत ज़्यादा शांत थी। उसकी आंखें मानो हद से ज़्यादा शांत थे उस समय। कुछ सवाल थे उसके अंदर जिनकी जवाब वो ढूंढ रही थी, जो उसे मिल नहीं रही थी। देख के लग रही थी कुछ तूफान सी मची हुई है अंदर, या क्या है अभी बताना शायद मुश्किल थी। पर शांत थी, काफ़ी शांत। बस चुपचाप बैठ के वो उस डूबती हुई सूरज को देख रही थी। उसके आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, और ऐसी थी कि उसके कानों में मानो ऐसे कुछ शोर भी नहीं आ रहे थे उस समय। वो इतनी ध्यान में डूबी हुई थी वहाँ पे। अब क्या सोच रही थी वो खुद ही जाने इस बारे में, लेकिन कुछ तो सोच रही थी, ये तय थी। उसकी आंखें देख के या चेहरा एक्सप्रेशन जो थी वो देख के समझ आ जाती है। बस चुपचाप बैठी थी वहाँ पे। तभी उसी क्षण अचानक उसे पीछे से कोई आके उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख देती है। वो झट से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और एक सांस लंबी सी खींचती है। आगे वो कह पड़ती है धीमी सी आवाज में, ये क्या है कशिश जी, और आपने हमें ऐसी क्यों पकड़ी? हाथ हटाइए, सामने आइए। बस इतना सा कहना था। तो जो पीछे जो शख्स बैठी थी, जिसको अध्या कशिश कह रही थी, अब वो थोड़ी हंस पड़ती है और आगे कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ढूंढो मुझे, इतनी आसानी से तो मैं नहीं आऊंगी। तभी आराध्या थोड़ी चिढ़ती हुई कहती है कि क्या मजाक है, हाथ खोलिए और सामने आइए। ये बोल के आराध्या उस हाथ के ऊपर हाथ रखती जाती है, और हाथ को पकड़ लेती है, ऐसे हटाने जाती है। तभी जो कशिश है उसे नहीं छोड़ती। ठीक है, आ आ आ ऐसे नहीं, पहले कोशिश तो करो। क्या है कशिश जी, छोड़िए हमें और सामने आइए, क्या मजाक है, बच्चों जैसी खेल खेल रही हैं आप। हाँ ऐसे नहीं, कहा ना अभी, इतनी आसानी से नहीं, कोशिश करो तुम पहले छुड़ाने की खुद को। तो आराध्या थोड़ी सी कोशिश करती है तो वो हाथ छूट जाती है, तो कशिश छोड़ देती है उसकी आंखों से हाथ को। तभी आराध्या पीछे मुड़ती है, तो उसके सामने कशिश का वो चेहरा, वो कामनेस भरा चेहरा। उसने एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी थी, बाल को खुला छोड़ी हुई थी। वही उसकी नीली आंखें, जो आंखें देख के हर बार आराध्या थम सी जाती थी। आज भी वैसा ही था, वो वैसे ही रुक सी गई थी। कशिश के चेहरे पे एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान थी, जो मुस्कान शायद आराध्या को देख के हो रही थी। तो आराध्या के चेहरे पे भी उसी की कुछ छाप छोड़ जाती है, उसी मुस्कान की। तो आराध्या भी थोड़ी सी हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी अचानक कशिश क्या करती है, आराध्या के हाथ में शायद कुछ थी, कुछ किताब, अब कुछ तो थी, जो कशिश छीन लेती है अचानक से। आराध्या चिढ़ जाती, क्या है ये, कि हमारी चीज़ है, अब दीजिए हमें वो। अच्छा ये तुम्हारी है, तो फिर
अब खड़ी हो जाती है ये बोल के और दौड़ने लगती है। और उधर से कह पड़ती है कि तो फिर मुझे पकड़ के दिखाओ और ये मुझसे लेके दिखाओ। ये बोल के वो दौड़ के भागने लगती है। तभी अयोध्या भी उठती है और उठते हुए वो कहती कि अच्छा ये बात है, तो फिर लीजिए हम भी आ रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। हाँ हाँ, आओ आओ, ये बोल के दोनों ही दौड़ने लगते उस बीच में। सामने कशिश दौड़ रही थी आगे आगे, तो पीछे पीछे उसकी आराध्या जो उसको पकड़ने जा रही थी। बहुत खुश लग रहे थे। दौड़ते दौड़ते दोनों बहुत खुश थे। इनके चेहरे पे एक खुशी थी उस समय। कशिश के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी, तो अयोध्या के चेहरे पे भी एक मुस्कान थी जो बेहद प्यारी लग रही थी उस समय। चहक रहे थे दोनों का चेहरा। तो पीछे अयोध्या फिर से कह पड़ी थी कि क्या हुआ, जल्दी आओ पकड़ो मुझे, ऐसे कैसे थक जाती हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे वो चिढ़ा रही थी अयोध्या को, तो अयोध्या भी चिढ़ रही थी। ये बड़ी गलत बात है आपके कशिश जी, दीजिए हमारी चीज़ हमें, ऐसे नहीं करते, आपको पता नहीं है क्या? अच्छा, क्या पता नहीं है मुझे, पहले तुम पकड़ के तो बताओ फिर तुम बातें बनाना। हम बातें नहीं बना रहे हैं, दीजिए हमारी चीज़। और रुकिए, कितना दौड़ रही हैं आप, सामने देखिए। हाँ तो क्या हुआ, तुम आओ तो सही, पकड़ो तो सही मुझे, अभी पकड़ के बताते हैं आपको। ऐसे ये दोनों मस्ती मजाक कर रहे थे, दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, मजाक, खुशी इनके चेहरे से झलक रही थी थोड़ी तो। तब ऐसे दौड़ते दौड़ते अचानक ना कशिश पानी में चली जाती है। जब आराध्या देखती है बोलती कि अरे आप तो पानी में चली गई, पानी में मत जाइए, भीग जाएंगी। तो क्या हो गया, तुम भी आओ, दोनों मिलके भीगेंगे। तो आराध्या भी जाती है कि क्या अभी कशिश जी बच्चों जैसी करती हैं, दीजिए ना हमें हमारा चीज़, हमारा सामान लौटा दीजिए। हाँ आराध्या, पहले पकड़ो तो तुम मुझे, फिर मुझसे ले लेना अपनी चीज़, उससे पहले तो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगी। ये बड़ी गलत बातें हैं, मैंने पहले भी कही आपको, हमें अच्छी नहीं लगती है आपकी बातें। अच्छा, और क्या क्या अच्छी नहीं लगती मेरी बातें? कुछ नहीं, पहले इधर आइए, अब पानी है वहाँ पे, गहरा है उसके बाद। अरे कुछ नहीं होता, आओ तुम। तो अराध्या ने से दौड़ते दौड़ते खड़ी हो जाती है, वो हाँप रही थी। तभी कशिश भी रुक जाती है उस समय, और वो पीछे मुड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम थक गई क्या, इतने में ही थक गई? तभी आराध्या हाँफते हुए कहती है कि हमसे नहीं होगी, आप बहुत तेज भागती हैं, पकड़ नहीं पाएंगे हम आपको, उससे अच्छा आप हमारा सामान हमें लौटा दीजिए, आइए इधर आइए, अब बस भी कीजिए, हमसे नहीं हो रही है। अरे इतनी मी जल्दी क्या है, ऐसे कैसे चलेगा, इतनी जल्दी तुम कैसे थक सकती हो, हाँ अभी तो बहुत दूर जानी है, दौड़ो और पकड़ो मुझे, यू आर माई स्ट्रांग लेडी, हाँ कम ऑन आराध्या, कम ऑन, पास आओ, कम ऑन, तुम थक नहीं सकती, कम ऑन, स्टैंड अप, पकड़ो तुम मुझे आके। ये आराध्या चीख के कह रही, कशिश चीख के कह रही थी। आराध्या भी देखती है कि हमसे नहीं होगी कशिश जी, मत कीजिए ना, इधर आ जाइए आप, वापस आइए, सुनिए हमारी बात, वापस आ जाइए। पर कौन सुने किसकी बात, कशिश नहीं सुन रही थी, वो उल्टा उधर पीछे, तो आराध्या की तरफ मुंह करे हुए पीछे जा रही थी, पीछे कदम बढ़ा रही थी। तभी आराध्या नोटिस करती है कि कशिश के पीछे से एक बड़ी सी लहर आ रही है। तो वो डर जाती है घबराते, उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत परेशानी थी, लेकिन अब उस जगह डर जगह बना लेती है। आगे वो बोल रही थी कशिश जी पीछे देखिए। जितना देर वो बोलने में लगती तब तक वो लहर आके कशिश को बहा ले जाती है अपने साथ। आराध्या चीख के बोल पड़ी, कशिश जी। अचानक आराध्या अपनी बेड पे उठ के बैठ जाती है। पूरा पसीने से भरी हुई थी वो लड़की, सा मानो कि कांप रही थी उसकी बॉडी, शेक कर रही थी, उसकी जुबान, उसके होठ, हाथ कांप रहे थे उसके, सर में पूरा पसीना से भरा हुआ था। सीलिंग फैन चल रही थी टेम्परेचर के लिए, मतलब कंफर्टेबल टेम्परेचर के लिए घर पे, रूम में एसी भी चल रही थी, लेकिन उसी के दौरान भी आराध्या पूरी तरीके से
पसीने से भरी हुई थी। वो एक लंबी-लंबी साँसें लेने लगती है। उसे बहुत सफोकेशन होने लगती है उस समय। खुद को थोड़ी देर वैसे वो बैठी रहती है बेड पे। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, पर इतनी आसानी से तो वो नॉर्मल नहीं होती। पक्का 20 मिनट लगती है उसे नॉर्मल होने में। फिर जाके वो नॉर्मल होती है थोड़ी बहुत। अपने सर को थोड़ी बहुत सहलाती, उसके सर में दर्द हो रही थी हल्की-हल्की, और आँखों में नींद की आगोश थी। वो एक बार अपने बेड साइड टेबल पे घड़ी देख लेती है। सुबह हो रहे थे। साइड में एक पानी की ग्लास रखी हुई थी। इस ग्लास को उठाती है और पूरा पानी एक ही घुट में पी जाती है, और फिर ग्लास को साइड में वो रख भी देती है। आँखों को थोड़ी मसल भी लेती है, पसीने को पोंछ लेती है। पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ी देर वैसी बैठी रहती है। पूरा कमरा शांत है। हल्की-हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, जहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। पर्दों को भेद करके रोशनी हल्की सी अंदर आ रही थी। अर्ली मॉर्निंग का टाइम थी, सुबह हो चुकी थी। वो फिर बेड से उतरती है थोड़ी देर बाद। उतर के सीधा जाती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाके वो पूरी नहा धो के फ्रेश होके आती है। तब तक घड़ी में, वो जब उठी थी तब तक घड़ी में 6 बज रहे थे। अभी उसे नहाने में जितना टाइम लगा है उतने में ही टाइम हो जाती है। फिर वो बाहर आती है वॉशरूम से। आके टॉवल को साइड पे रख देती है, जो बाल को पोंछ रही थी। टॉवल को रखते ही वो जाती है मिरर के आगे। मिरर में खुद को एक बार देख लेती है। वही थकी हुई आंखें, सहमी हुई चेहरा, मानो बेजान सी एक चेहरा है, बेजान सी एक शरीर है उसके साथ। वो चल तो रही है, जी तो रही है, लेकिन बेजान, कुछ नहीं बचा है अभी उसमें। जीने के लिए जी रही है और कुछ नहीं है। वो हल्के से वहाँ पे एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया रखी हुई थी। ये उसकी हर सुबह की रूटीन थी। ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके इसको उसने आदत सी बना ली थी अब, हर एक आदत के साथ। ये भी एक नई आदत उसने जोड़ ली थी। हर रोज़ वो सुबह उठ के नहाने के बाद इस छोटी सी सिंदूरदानी से चुटकी भर सिंदूर लेके अपनी मांग में सजा दिया करती थी, और कशिश को याद करती थी। जब जब वो ऐसे सिंदूर पहनती ना, उसका दिल उसी क्षण ज़ोरों से धड़क पड़ती थी। एक एहसास, एक जीती हुई एहसास थी वहाँ पे, कि इस सिंदूर के साथ एक वचन है ये, कि हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, अभी तक तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तुम जब कभी आओगी तुम मुझे ऐसे ही पाओगी। एक ये वादा थी सिंदूर पहनने का, और खुद को ये कहने की कि मैं उनकी पत्नी हूँ, पूरे मन से, सच्चाई से। सिंदूर पहनने के बाद वो खुद को फिर से एक बार उसी मिरर में देखती है, और वो सिंदूर को देख रही थी। फिर अपनी आंखों को हटा लेती है वहाँ से, और बाहर आ जाती है कमरे से। बाहर आती है, सीधा जाती है पूजा करने के लिए घर पे। जो मंदिर थी उसकी, भोलेनाथ की, उस मंदिर पे जाती है, पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो बाहर आ जाती है उस जगह से। तो तभी वो देखती है कि माँ जो थी वो ब्रेकफास्ट लगा चुकी थी टेबल पे, और आराध्या के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो आराध्या भी मुस्कुराते हुए हल्की सी आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे, आके बैठती है और गुड मॉर्निंग विश करती है माँ को। तो माँ भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, और एक प्यारी सी वार्म वाली हग उसे देती है। गुड मॉर्निंग बेटा, नींद हो गई आपकी? जी माँ, हो गई। आप कब उठी? वो बस कुछ ही देर पहले उठ गई थी। अब तुम्हें कही थी ना तुम्हारी एग्ज़ाम, कुछ नोट्स देने के जानी है, तुम्हारी प्रोजेक्ट है कुछ? हाँ, है। पर आपको बताई थी ना, इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों उठ गई आप? कैसे बात कर रही हो आरू? चलिए ये सब छोड़िए, आप आइए बैठिए, गरम खाना है, ठंडा हो जाएगी। हाँ, दीजिए। तो माँ वहाँ पे जो खाना बनाई थी आराध्या के लिए वो देने लगती है उसे। तो आराध्या भी बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो माँ भी बैठ जाती है साथ में। ये दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी माँ कहती है कि वो आप भी आज
मतलब अब आज भी आप कॉलेज के बाद ऑफ़िस जाएँगी? जी। क्यों? नहीं, बस जाननी थी बेटा, वो आपसे कुछ बातें करनी थी। हुँ, कहिए, हम सुन रहे हैं। वो अम, हम कह रहे थे कि वो अम, तो आराध्या ना खाना जो खा माँ से अटक-अटक के बात कर रही थी ना, तो वो खाना रोक देती है और माँ की तरफ देखने लगती है। अभी आराध्या जो है ना, एक क्या बोलूँ, ठंडक भरी, जो क्या बोलूँ, नज़र वो माँ की तरफ देती है। कोल्ड आइस कहते हैं ना उसे, उसी हिसाब वैसी कुछ। तभी माँ कहती है, मतलब आराध्या कहती है कि क्या कहनी है माँ? कहिए। बेटा, वो इंडिया से तुम्हारी भाभी की कॉल आई थी। 4 दिन बाद उनकी डिलीवरी है। तो वो चाहती है कि हम दोनों उस समय वहाँ पे रहें। वो तुम्हें वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तुम उनके साथ रहो, पास रहो, जब वो नन्हा मेहमान इस दुनिया में आए। सबसे पहले वो तुम्हें देखे। तो बेटा, अयोध्या चुप हो जाती है। चुप ही थी वो, चुप हो जाती है, चुप ही थी। एक्चुअली वो खाना खाने लगती है फिर से। तो माँ भी थोड़ी बहुत शांत हो जाती है। तभी माँ फिर से कहती हैं, बेटा, आरू, देखिए, इतने समय हो गए हमें यहाँ आए हुए, बस जाके आ जाएँगे, रुकेंगे नहीं ज़्यादा दिन तक। हमें पता है कि आपकी वहाँ पे यहाँ पे कॉलेज है, फिर यहाँ पे ऑफ़िस भी आपको सँभालनी होती है। हम वापस आ जाएँगे, बस कुछ दिन रह के आते हैं। वैसे भी आपके पापा, छोटी सभी याद कर रहे थे आपको। आराध्या गहरी साँस लेती है, उसकी ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म हो चुकी है तब तक। आगे वो कहती है, क्या कहना चाहती है माँ? आप सब बताइए बिना झिझक के। बेटा, एक बार इंडिया चले? ह हमने भी कही ना, हम आ जाएँगे। वो भाभी, तुम्हारे भैया, पापा, मेरे पापा सभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए। वो चाहते हैं कि हम लोग भी उस समय वहाँ पे रहें। तो आगे अयोध्या, वो प्लेट हो जाती है उसकी ख़त्म, तो वो अपनी जो क्या बोलते हैं, मुँह बे साइड पे जो हाथ धोने का कुछ था, वो वहाँ पे चली जाती है। हाथ धोने के बाद वो आ जाती है वापस। माँ की वहाँ पे रखी हुई थी साइड पे एक टिश्यू जैसा कुछ, उससे लेती है और मुँह पोंछ लेती है अपनी। और अपनी बैग को उठाते हुए कंधे पे कह देती है बस इतना कि डेट कब है? अब 4 दिन बाद है बेटा। हाँ, ठीक है। एक काम कीजिए, आप पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। हम टिकट बुक करवा लेंगे। बस हमें 2 दिन समय दे दीजिए। कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑफ़िस के कुछ कागज़ बचे हुए हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये बोल के वो माँ को कहती है कि अब हम चलते हैं। अ, पता नहीं आने में लेट हो कि नहीं, इंतज़ार मत कीजिएगा हमारे लिए। ये बोल के अयोध्या वहाँ से चली जाती है बाहर। तो माँ वहीं बैठी थी और जाती हुई अयोध्या को देख रही थी। उनकी आँखों में ना थोड़ी आँसू सी आ जाती, थोड़ी नमीपन आ जाती है कि उनकी वही बेटी है। कितनी बदल गई है ये, बहुत बदल गई है। वो चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठती है, वो टेबल को साफ़ करती है और फिर जो बर्तन को किचन साइड पे ले जाके वॉश करती है, फिर रख देती है। इधर वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति आराध्या के पापा को कॉल लगाते हैं। तो उधर से पापा कॉल उठाते हैं, तो माँ बड़ी चहकते हुए कहती है कि सुनिए, वो हम आ रहे हैं इंडिया। और वो मान गई है। उसने कहा कि 2 दिन के बाद शायद हम इंडिया के लिए रवाना हो। तो पापा उधर से कहे, सच में? सच कह रही हैं आप? हरू, हरू आएगी?
तो माँ कहती कि हाँ, उसने तो यही कही कि मैं पैकिंग कर लूँ, 2 दिन तक उसे टाइम दूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर मैं सबको बताता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ यहाँ पे आने की आप लोगों की। जी, ध्यान से आइएगा। हाँ, जी, अभी ठीक आप आपकी तबीयत ठीक है ना? जी, ठीक हूँ मैं। छोटी कैसी है? वो भी ठीक है। याद करती है आप दोनों को? सबसे ज़्यादा आरू को याद करती है, जानते हैं, पर रहने दीजिए। बस अभी तो यही खुशी की बात है कि वो मान गई है इंडिया आने के लिए अभी, वरना उसकी तो अपन ने तो मानो से ठान ही ली थी कि छोड़िए वो बात। अभी तो बस ये खुशियाँ मनाइए कि हम आ रहे हैं। हाँ, यही तो खुशी की बात है। ऐसे माँ कुछ देर तक पापा से बातें करती हैं, फिर वो भी कॉल कट करके अब उनकी बेटी ने कहा है कि पैकिंग कीजिए, तो उसी हिसाब से वो पैकिंग करना शुरू कर देती है। तो इधर हमारी जो आराध्या है, वो उस बिल्डिंग से, उस अपनी अपार्टमेंट से निकलने के बाद वहाँ पे जो पार्किंग लॉट थी, वहाँ पे उसकी कार खड़ी थी, एक ब्लैक मर्सिडीज। वहाँ पे जाके वो बैठती है। उसकी पोशाक भी बदल चुकी थी। उसने एक जीन्स पहनी थी, फुल स्लीव्स एक टी-शर्ट पहनी थी, ऊपर से उसने एक ब्लेज़र अटायर करके रखी थी। ब्लेज़र को उसने अभी पहनी नहीं थी, वो साइड में सीट पे रख दी थी। साथ में उसके कुछ बुक्स थे और एक पीछे एक बैग थी। वो साइड में जो सीट थी, ड्राइवर सीट के पास वाले, वहाँ पे सब रख देती है और कार पे जाके बैठती है और कार को स्टार्ट करके उसी बिल्डिंग से निकल जाती है। कि क्या बोलूँ, बहुत आलीशान सी एक बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट थी, जहाँ पे वो रहती थी, एक फ्लैट में। वो ड्राइव कर रही थी सड़कों पे। समय बहुत, मतलब जो टाइम थी बहुत खूबसूरत थी। ऐसा बोलूँ कि मॉर्निंग की टाइम थी, यही कुछ 9 या साढ़े 9 बज रहे थे शायद। हल्की-हल्की धूप आ रही थी, हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी। ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा ठंडी नहीं थी। लंदन की सड़कों पे वो अपनी ब्लैक मर्सिडी को चला रही थी। ये सपना ही थी उसके लिए एक, ये पहचान, ये सपना। ये मानो, मतलब ये जो अभी वो जी रही है जिस तरीके से, ये एक सपना ही तो है हर किसी एक लड़की के लिए। तो वो उसकी आज हकीकत में है, लेकिन इन हकीकत में भी उसे सुकून नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में अगर सपना हो, अगर वो साकार हो जाए, सपना सच हो जाए, तो एक सुकून होती है, लेकिन अयोध्या के मन में वो सुकून कहीं नहीं थी। हाँ, उसकी सपना सच हो रही थी। वो पीएचडी के लिए लंदन आ चुकी थी, बहुत दूर तक वो जा भी चुकी थी, लेकिन उसकी जो मन थी, वो तो शायद कहीं और पे थी। वो ड्राइव करते-करते फिर से उस पुरानों दिनों में, पुरानों की ख़्यालों में डूबने लगती है धीरे-धीरे। वो वापस से वही मुंबई के वहाँ चली जाती हैं। समय कैसे जल्दी बीत जाती है ना, कितनी जल्दी 8 महीने हो गए थे उसी बात को, उस घटना को, उसी एक्सीडेंट को। 8 महीने हो चुके थे, 8। इन 8 महीनों में बहुत कुछ बदल चुकी थी, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा बदल चुकी थी। अयोध्या की लाइफ़स्टाइल से लेके वो खुद की जो उसकी जो चलने-फिरने का, उसकी बोलने का तरीका, उसकी वो खुद बहुत बदल चुकी थी। पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। ब्रे ये बोल सकती हूँ कि अ, बोल्ड या पावरफुल पर्सनैलिटी आ चुकी थी अभी की आराध्या में। इतने सारे चेंजेस वो खुद में लाई थी, बस एक एक शख्स के लिए, और वो थी उसकी मोहब्बत, उसके प्यार के लिए। क्योंकि उसने वादा की थी कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, हमेशा। क्योंकि हमें आपके लिए जीना है, आपके साथ जीनी है। अगर उसके लिए हमें परीक्षा देनी पड़ेगी अभी इस समय, तो हम देंगे। अगर उसके लिए हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी हमारी ज़िंदगी, तो हम लाएँगे। और उसने अपनी वादा रखी थी। इन सारे चेंजेस में भी उसे कम तकलीफ़ नहीं हुई थी, पर वो कहते हैं ना, हार नहीं मानना है। वो डटी रही थी।
इस लड़ाई में अभी तक डटी हुई रही है, जूझ रही है ये कहूँ तो। आज वो अपनी पीएचडी के लिए लंदन एक कॉलेज में, बड़े से कॉलेज में उसकी एडमिशन हो चुकी है। वहाँ से लेटर आ चुकी थी तो वो निकल गई थी कॉलेज के। बाद में पता चलेगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके साथ-साथ वो जो कशिश की कंपनी है, उसे भी देखभाल कर रही थी। लंदन में एक शाखा है उसकी, वहीं पे वो अभी क्या बोलूँ सीईओ के पोस्ट पे ही है एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन अभी इस कंपनी की जो डेवलपमेंट हुई है, वो पूरी की पूरी आराध्या की बदौलत हुई है, ये मैं कहूँगी। पूरी की पूरी आराध्या की बदौलत उसकी जो सोच, कहते हैं ना यूथ जनरेशन की सोच अलग होती है, उसी हिसाब से यूथ जनरेशन तो आराध्या भी थी। तो उसी की सोच, उसकी मेहनत, सब कुछ रंग लाई थी इस कंपनी की डेवलपमेंट। साथ-साथ जितने भी सारे जहाँ-जहाँ पे मेहता इंडस्ट्रीज़ के जो ब्रांचेस थे, सभी में वो अपनी इस ब्रेन को यूज़ की थी। और आज नमूना सामने थी। ऊँचाई की शिखर छू रही थी मेहता इंडस्ट्रीज़ आज। किसी की हिम्मत नहीं थी मेहता इंडस्ट्री को छूने की अभी। इतनी ऊँचाई तक वो पहुँचा चुकी थी। उसने प्रण ली थी, इससे ज़्यादा ऊँचाई पे उसे ज़िंदा लानी है, क्योंकि कशिश जी की ये सपना है। जो प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट कशिश जी ने शुरू की थी, उसे वो मुकम्मल कर रही है। अब तक तो उसी ने की है। और इन 8 महीनों में उसने कंपनी को वो शिखर पहुँचाई थी, जो शायद ही उसके लिए मुश्किल थी, नामुमकिन थी। लेकिन वो हार नहीं मानी थी, वो डट के लड़ रही थी। मन में बस एक इंसान को याद किए, कशिश को, अपनी मोहब्बत को, जी जहाँ से आज भी वो उसे मोहब्बत करती है। आज भी जी जान से मोहब्बत करती है। कशिश की जगह कशिश ही है, उसे कोई बदल नहीं सकते। हाँ, इसके इतने सारे डेवलपमेंट में, इस सब कुछ में निधि की बराबरी की हकदार थी। निधि अगर नहीं होती तो शायद आराध्या अकेले कुछ नहीं कर पाती। उसकी जो निधि ने जो रास्ता बताई थी, दोनों ने मिल के सारे जो डिसीजन लिए थे, आज वो सच में काबिल तारीफ़ थी, ये बोल सकते हैं। वो कैसे नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी वो? आखिर वो ही तो है इसकी असली हकदार, कशिश की वाइफ, द वन एंड ओनली मिसेस कशिश मेहता। इससे ज़्यादा गर्व की बात उसके लिए शायद कुछ ही नहीं होगी। जब उसने कंपनी जॉइन की थी, इतनी आसानी नहीं थी उसके लिए भी। बहुत मुश्किल आते थे उसे, बहुत ऐसे दिन गए कि रात-रात जाग-जाग के उसने चीज़ें सीखी, यहाँ से क्या होती है, क्या चीज़ क्या होती है, जबकि उसकी ये विषय भी नहीं थी। वो हिस्ट्री और हिंदी की स्टूडेंट थी। ये बिज़नेस, ये सब कुछ, इकोनॉमिक, ऐसे ऐसे चीज़ें, ये इंजीनियरिंग की चीज़ें उसकी समझ के बाहर थी। लेकिन उसने ये समझी थी, उसने ये से स्टडी की थी, हर एक चीज़ को बारीकियों से जानी थी, तब जाके आज यहाँ पे वो खड़ी थी। उसके चेहरे पे भी एक खामोशी सी छा गई थी, ये सब करते करते कब पता नहीं। वो जो हंसती थी ना आराध्या, जो एक नेचुरल उसमें जो एक हंसी होती थी, एक प्योरिटी हंसी, वो हंसी शायद कहीं घुम सी गई थी, खो सी गई थी। उसके चेहरे पे अभी वो हंसी नहीं थी, उसकी जगह ने एक खामोशी बना ली थी, एक चुप्पी। मानो एक रोबोट की तरह वो अपनी ज़िंदगी को जी रही थी अभी। सुबह उठती, उठ के फ्रेश ट्रेश होके ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के निकलती। हाफ टाइम के बाद वो जाती ऑफिस। ऑफिस ख़त्म होती है शाम की 6 बजे। वो 6 बजे निकलती है ऑफिस से, फिर जाती है एक लाइब्रेरी। वहाँ पे वो कुछ किताब उसे पढ़ना उसे अच्छी लगती है, कुछ जानना अच्छी लगती है। वो चीज़ें तरीके तरीके की चीज़ें को रिसर्च कर रही थी, तो उसी हिसाब से वो लाइब्रेरी जाया करती थी। फिर वहाँ से सीधा घर आ जाया करती थी। घर आने के बाद माँ से कुछ देर बातें करना, फिर इंडिया में कॉल करती थी नानी माँ के पास और मन्नत से थोड़ी देर बातें करती थी। निधि से कुछ देर तक काम के सिलसिले में बातें होती थी, फिर सिया से बातें ख़त्म करके
वो जाती थी डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो आ जाती थी कमरे में और जो बचे-कुचे काम होते थे वो कर लेती थी। फिर जाती थी वो सोने के लिए। वैसे ही वो रात बीत जाती थी। ऐसे ही उसकी हर एक दिन गुज़र रही थी। लेकिन इस जो हर एक दिन में ऐसी कोई क्षण नहीं गई, ऐसी कोई सेकंड नहीं गई, ऐसी कोई मिनट्स नहीं गई, जिस क्षण ने उसने कशिश को याद नहीं किया हो। उसकी साँस लेने से लेके उसके ये चलने तक, फिरने तक, हर एक चीज़ में, हर एक मूवमेंट में वो कशिश को याद करती थी। या यूँ कह सकते हैं कि वो कशिश को अपने अंदर जी रही थी, हर एक सिचुएशन में। जब कभी अकेली होती थी, ऐसे मानो कशिश उसके पास बैठी है और उससे बातें कर रही है कि, "क्या थक गई तुम?" तो कहती थी जवाब में कि, "हम नहीं थक गए, हम कैसे थक सकते हैं? हम आपके वाइफ़ हैं और कशिश मेहता इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम कैसे थक सकते हैं? हम नहीं थके।" तो कशिश से रिप्लाई आती थी कि दैट्स लाइक माय लेडी, ये हुई ना मेरी पत्नी वाली बात, मेरी वाइफ़ वाली बात। इतनी आसानी से तुम हार नहीं सकती। यही वर्ड उसे रिपीट आती थी हमेशा अपने मन से, अंदर से, कि वो हार नहीं सकती। उसे बहुत दूर जानी है और कशिश को ढूँढनी है। वो अपनी जी जान से ढूँढेगी कशिश को। बस यही ऐसे ही जी रही थी आराध्या अभी। उसे आज भी वो दिन याद है, हॉस्पिटल की वाली। वो दिन उसने कैसे-कैसे गुज़ारे थे। वो दिन जिस दिन उसकी होश आई थी। तो थोड़ा पीछे जाते हैं हम, 8 महीने पीछे क्या हुई थी, सभी को जाननी है? तो चलिए जान लेते हैं। 8 महीने पीछे एक सुबह, आराध्या हल्के से धीरे से अपनी आँखों को खोलती है। उसके सर में बहुत दर्द थी, हाथ में दर्द थी, पैरों में दर्द थी। ऐसे लगा मानो पूरी बॉडी में, शरीर में दर्द है उसके। वो हल्की से अपनी आँखों को खोलती है। जैसी आँखों को खोलती है, कुछ ऐसे तेज़ रोशनी की वजह से वो आँखों को फिर से बंद भी कर लेती है। फिर धीरे-धीरे आँखों को खोलने लगती है और ऊपर से देखती है तो वहाँ पे सीलिंग थी। वहाँ पे एक फ़ैन जो थी, सीलिंग फ़ैन जिसे कहते हैं, वो चल रही थी। एक कमरा थी। तभी वो आस-पास ऐसे मथा मतलब जो अपनी सर को घुमा के देखती है, तो पास ही में वो देखती है उसकी माँ बैठी हुई हैं, जो शायद बैठे-बैठे सो गई थी। तो आराध्या हल्की-सी ऐसे उठने की कोशिश करती है, उसे उसे अपने हाथ में खिंचाव महसूस होती है। तो पास में जब मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसके हाथ में कुछ स्टिचेस लगे हुए थे, एक लाइन के कुछ लगे हुए थे वहाँ पे। वो समझ जाती है कि ये वो एक हॉस्पिटल में है शायद अभी वो। तो वो हल्के से खुद को पूरा अब नोटिस करती है, पूरा जो आसपास का जो था वो देखती है। तभी माँ सो रही थी। दरअसल हुआ यूँ था कि मम्मी जागी हुई थी, पर अचानक उनकी भी आँख लगी थी। अब कब तक वो जाएगी ऐसे? जिसके चलते वो सो गई थी। तभी उनको कुछ हलचल महसूस उन्हें उन्हें कुछ आहट सी महसूस होती है। वो जल्दी से झट से आँखों को खोल लेती है और सामने जब देखती है तो आराध्या उठ के बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी जो आराध्या की माँ थी वो बैठी थी। वो उठ के आराध्या को बैठाने की बोलती है, "आरू क्या क्या हुआ बेटा? होश आ गई आपको? 1 मिनट हम मदद कर देते हैं।" तो माँ आराध्या को बैठने में मदद करती है। तो आराध्या बैठती है, उसके पीछे कुशन रखी जाती है, जो तकिया थी, वो रख के उसे वो वहाँ से टिक के बैठाई जाती है। आगे माँ कह पड़ती है कि बेटा बेटा आपको होश आ गई? हाँ, आप ठीक है? हाँ, मेरा बच्चा उठ गया? आप आपको होश आ गई? 1 मिनट आप रुकिए, हम अभी डॉक्टर को बुला के लाते हैं, ठीक है? तभी ये बोल के माँ जाएगी कि तभी आराध्या बोलती कि सर में हाथ रखते हुए, "आह, हम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं माँ?" माँ जाते-जाते भी रुक जाती है और वहीं पे खड़े होके पीछे मुड़ती है और फिर वो आराध्या की पास आती है और उसकी तरफ देखती है। आराध्या भी माँ को देख रही थी। तो माँ आके उसके सर पे हाथ रखती है अपनी, उसे सहला रही थी सर को। कि क्या हुआ बेटा? दर्द हो रही है आपको?
हाँ, वो थोड़ी-सी दर्द हो रही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं माँ? बेटा वो आप माँ ना रुक जाती है। अब वो कहेगी क्या? कैसे कहेगी वो अपनी बेटी को? तभी आराध्या वापस उनसे पूछती है कि "आह, क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ है हमें? ये सर आह, बेटा बेटा वो आप आप ना बेहोश हो गई थी। आज तो 2 दिन के बाद आपको होश आई है। आप आप वो 1 मिनट हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं बेटा। हम बेहोश बेहोश क्यों हो गए थे माँ? क्या इतनी दर्द क्यों हो रही है? मानो पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे दर्द हो रही है माँ। तो माँ ना रुक जाती है। उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना आराध्या को उस हालत में देखते हुए। उनसे सहन नहीं हो पा रही थी अपनी बेटी की इस हालत को देखते हुए। वो देख तो पा रही थी आराध्या की हालत, सच में आराध्या को तकलीफ हो रही थी। उन्हें देख के पता चल रही थी आराध्या की जो फेस की हालत थी, ये छोटू सी हो गई थी उसकी फेस दर्द के मारे में। जगह जगह बैंडेज की हुई थी, सर पे भी पट्टियां लगी हुई थी, कई हद तक हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। आज 2 दिन के बाद आराध्या होश में आई थी, एक्सीडेंट के 2 दिन के बाद। ये 2 दिन उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी। अयोध्या जब बेहोश हो गई थी तो आदर्श भाई सभी उसे दौड़ के उठा के जल्दी से अयोध्या को लेके शहर की तरफ पहुंचे थे और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई थी। डॉक्टर देख के बोले थे कि इनको जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लाइए। तो वैसे ही लाया जाता है, वहाँ पे कुछ डॉक्टर देखते हैं तो बोलते कि हमने इंजेक्शन तो दे दिए, अब बस इंतज़ार कीजिए कि इन्हें जब तक होश नहीं आती तब तक आप लोगों को इंतज़ार करनी पड़ेगी। इस बीच सभी वहाँ पे परेशान से हो गए थे, तो निधि भी वहाँ पे थी, सभी वहाँ पे थे, ये कह सकते हैं। माँ थोड़ी देर चुप हो जाती है, वैसे ही चुप खड़ी रहती है वहाँ पे। अब माँ बताए तो बताएगी, क्या बताएगी वो उन्हें उसे कि जिस घटना से वो इस हालत में पहुँची थी, इतने 2 दिन तक वो बेहोश पड़ी रही, क्या वो घटना फिर से उसे बताएगी वो? माँ यही सोच रही थी। तभी वो कहती कि नहीं, नहीं बता सकती, वो इसे अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वैसे ही चुप खड़ी रही थी तभी अयोध्या उन्हें देख रही थी। तो माँ जाके क्या करती है, उन्हें एक हग कर देती है अयोध्या को। आगे वो वैसे ही हग किए हुई माँ फिर कहती है कि मतलब अयोध्या बाद में बात करती है, पहले माँ कहती है कि हग किए हुए अब बताएँगे, पहले बेटा डॉक्टर को चेक करने लेने देते हैं आपको, हाँ? ठीक है? तभी अयोध्या मानो थोड़ी देर खामोश सी हो जाती है और वैसे अपनी माँ को पकड़ के बैठी रहती है बेड पे। तो माँ भी अभी अपनी बेटी को पकड़ के रखी थी। वो जाना तो चाहती थी पर अयोध्या जब तक नहीं छोड़ती वो जाएँगी कैसे? तभी कुछ समय बाद अयोध्या की एक धीमी सी आवाज़ मानो काँपती हुई वॉइस से वो कहती है कि "म माँ, क्या कशिश जी मिले?" बस ये बात, इत्तू सी बात माँ के दिल को मानो झिंझोर सी देती है। वो समझ जाती है कि उनकी बेटी को सब याद आ गई है। जिस बात को बताने से वो घबरा रही थी, वो बात उनकी बेटी को याद आ चुकी है। अब अब आगे क्या होगी? वो ये सोचते हुए भी घबरा रही थी क्योंकि आराध्या की हालत तो सामने है और फिर ये रुंधलाती हुई आवाज़ उनकी दिल को मानो क्या बोलूँ तोड़ सी देती है। वो उनकी आँखों से भी आँसू आ जाते हैं। तभी वो महसूस कर पा रही थी कि उनका जो सीने का एरिया था जो जहाँ पे आराध्या ने सर रखी हुई थी वहाँ पे कुछ गर्म सी चीज़ गिर रही है। वो समझ जाती है कि उनकी बेटी की आँखों से आँसू आ रहे हैं। आराध्या रो रही है।
एक माँ के लिए शायद इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, दुःख, कष्ट की बात कुछ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को ऐसे बेबस सी पड़ते हुए देखना, ऐसे रोते हुए, वो सहन नहीं कर पाती। तब तक वो जो केबिन थी हॉस्पिटल की, जिस रूम में आराध्या को रखी गई थी, उस रूम की केबिन की उसी रूम में दरवाजे पे पापा, आतिश भाई और सिया, निधि, ये चारों आ चुके थे। दरअसल ये लोग चले गए थे, सुबह ही वापस आए हैं, बस माँ रुकी हुई थी यहाँ पे। माँ ने कही थी कि मैं रुकूंगी अपनी बेटी के पास, आप लोग चली जाइए, सुबह आ जाइएगा। तो पापा ने भी सुबह सुबह ही उठ के चली आई थी आए थे। ये लोग आ रहे थे, तभी आराध्या की आवाज़ इन लोगों ने सुन ली थी, तो दौड़ के जब आए, तो इन लोगों ने आराध्या की वो बात सुन ली थी, जब वो माँ से कह रही थी कि कशिश जी क्या नहीं मिले। वो लोग वही खड़े हो जाते हैं। अब उनकी आंखों में भी मानो नमीपन सी आ गई थी, ये सीन देख के, आराध्या की इस हालत को देख के। वो लोग दरवाजे पे ही खड़े रहते हैं। आगे एक लफ्ज तक उनसे कहा नहीं जाता या कदम बढ़ाए नहीं जाते, ये वो लोग ही जानते थे। सबकी आंखें, एक डर थी सबकी आंखों में, ये बोल सकते हैं आराध्या के लिए डर थे। क्योंकि जब कशिश की बात उसे पता चलेगी, उसके बाद की रिएक्शन क्या होगी, क्या हालत होगी आराध्या की, उसी बात की डर थी उनकी आंखों में। एक ये कहूंगी मैं, एक डर मानो इनके मन में बैठ चुकी थी। तभी आगे आराध्या कह पड़ती है, माँ, क्या हुआ, आप कुछ कुछ क्यों नहीं बता रही हैं? हम्म, बताइए ना, कहाँ है हमारे कशिश जी, क्या वो नहीं मिले अभी तक? हत्या की आवाज़ काँप रही थी, शेक कर रही थी उसकी बॉडी बात करते वक्त। माँ समझ जाती है शायद आराध्या अब नहीं रुकेगी। वो आराध्या को बहुत अच्छे से अपनी बाहों के घेरे में थाम सी लेती है, तो आराध्या भी अपनी माँ को टाइट वाला हक करके वैसे ही उनकी सीने में अपनी सर को रखी हुई थी। आंसू तभी तक गिरे जा रहे थे। वो फिर से कहने लगती है उनसे, क्या हुआ माँ, बताइए ना, क्या आप लोगों ने हमारे कशिश जी को नहीं ढूंढ पाए? हाँ, कहाँ है वो, अब तक नहीं मिले क्या वो? पापा बताइए ना, या फिर वो हमसे छुपे छुपे हुए हैं, नहीं मिलना चाहते हैं ना? क्योंकि उन्हें पता है ना हम उनसे नाराज़ हैं। हाँ, माँ, मैं इंतज़ार कर रही, कहिए ना उन्हें, उनको कहिए ना कि वो हमसे आके मिले। हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे वो। आप बताइए, वो आपकी बातें सुनेंगे? वो पता है आपको, हम उस दिन कितनी कितनी दफ़ा उनको कहे थे कि जब भी हम कार से छलांग लगाएंगे, तो साथ साथ आप भी कूद जाइएगा। पर कितनी ढीठ है वो, उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी हमारी। और 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 वो कार पे रह गई ना। हाँ, अभी देखिए ना क्या हालत हो गई होगी। हाँ, बहुत चोट लगी होगी ना उनको भी। हाँ माँ, माँ कुछ कहिए ना, माँ, माँ। आराध्या की जो मम्मी थी ना, वो खामोश थी। उनकी जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, वो कहेगी क्या। वो तो ये सोच रही थी कि वो अभी आगे अपनी बेटी को कैसे संभालेंगी इस हालत में। क्योंकि आराध्या की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिटरली वो मानो पूरी उसकी बॉडी काँप रही थी, उसकी जो अल्फाज थे वो काँप रहे थे, वो बिखर रहे थे। वो बात ढंग से तक नहीं कर पा रही थी, और सबसे बड़ी वाली बात, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसे अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो थी, उसकी हेल्थ की इश्यूज़ थी अभी। तभी आगे आए थे कि फिर देख, माँ, क्या हुआ? हाँ, हाँ, क्या उन्हें उन्हें अभी तक होश नहीं आई? मम्मा, कहिए ना, हमसे आके हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम हमें ले चलिए। अध्या बहुत ज़्यादा बार बार कह रही थी कि
उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। माँ, आप कहेंगी तो वो ज़रूर आएँगी। हम उनसे मिलना चाहते हैं माँ। माँ, उन्हें बुलाइए ना, हम कशिश जी से मिलना चाहते हैं माँ। हमें 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 उनसे मिलना है। पता नहीं उन्हें कहाँ-कहाँ चोट लगी होंगी, वो किस हालत में होंगी। 2 दिन से हम ऐसे पड़े हैं। वो ठीक, वो 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 हमसे मिलने आई है ना माँ। मम्मा, उन्हें 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 कहिए ना अंदर आए। वो अंदर अंदर आए माँ। तो माँ देख रही थी, आराध्या बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे पैनिक करने लगी थी। हद से ज़्यादा वो पैनिक करने लगी थी। तुम माँ आराध्या को कह बैठी कि बेटा 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 बेटा, शांत 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 शांत, बात सुनिए हमारी। माँ 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 माँ, हमें 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 उनसे मिलनी है। हमें हमें उनसे मिलनी है माँ। माँ, हमें 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 ले चलिए ना उनके पास। ये बोल के आराध्या बेड से अब उतरने लगी थी। उसके हाथ में जो सलाइन्स लगे हुए थे, उन तारों को वो खोलने लगी, तभी दरवाजे से पापा, भैया, निधि, सिया ये लोग अंदर आ जाते हैं। तो पापा आगे आते कहते हैं कि बच्चा, क्या कर रही हैं आप? ऐसे नहीं करते बेटा, बेटा बेटा हमारी बात सुनिए। तभी जब आराध्या पापा को देखी, पापा 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 आप आ गए। पापा पापा, हमें 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 कशिश जी के पास ले चलिए ना। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमें हमें उनसे मिलनी है पापा, हमें उनसे मिलनी। हम कब से कह रहे हैं माँ को, माँ नहीं सुन रही है। आप तो ले चलिए ना पापा। भाई भाई भाई, आप भाई आप ले चलिए हमें। वैसे सबसे बार बार कह रही थी मानो वो अब उससे रुकी नहीं जाएगी, वो उतर जाएगी बेड से। तभी पापा सामने आते हैं और सामने आके अपनी बच्ची को अपनी तरफ खींच लेती हैं और उसे उसकी हाथ पकड़ के बिठाती है शांत करने के लिए। शांत करके बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आराध्या कहाँ शांत बैठ रही थी। वो और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। बार बार वो खुद को, वो जो उसके हाथ में जो लगे हुए थे, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स, वो खोलने की कोशिश कर रही थी। तो तभी उधर से आदर्श भी बोलते कि बच्चा ऐसे नहीं करते, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तभी भाई बोलते कि मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। तो इसे वैसा ही होती है वहाँ पे। तो भाई चले जाते डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो इधर पापा बैठे हुए थे बस। पापा मतलब बैठे नहीं थे, वो अयोध्या को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो निधि इधर पास आ जाती है, तो सिया भी आ जाती है। अयोध्या चीख के कहती है उसे बाहर जाने दो, उसे कशिश से मिलनी है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो वाइल्ड होने लगती है अब इसी समय। आगे वो कहती कि पापा, पापा से सहन नहीं होते एक्चुअली ये आराध्या के ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात। तो वो चीख के कह पड़ते हैं कशिश नहीं है, नहीं है वो। आराध्या मानो एक सेकंड के लिए रुक जाती है। वो शांत हो जाती है। इतना जो उसने अभी जो वो कर रही थी, छूटने की कोशिश कर रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी, वो मानो एक ही चंद सेकंड में वो बंद हो जाती है। वो वही चुपचाप बैठ जाती है और पापा की तरफ देखने लगते हैं। आगे पापा, हारू, बच्चा हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना अभी, और कशिश यहाँ पे नहीं है, वो नहीं मिली है हमें, उसकी कोई खबर नहीं है हमारे पास। और उसकी कार इतनी बुरी हालत में कि कुछ कह पाना। बेटा, वो पापा कुछ बोले उससे पहले ही आराध्या, पापा ने जो हाथ पकड़ी थी उसकी, वो छुड़ा लेती है झट से। आगे कहती कि क्या कह रहे हैं आप पापा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकती है, वो मिले नहीं का क्या मतलब पापा? कहाँ है फिर वो? हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? तभी निधि पास से कहती, आराध्या शांत, देखो देखो मेरी तरफ, वो मेरी बात सुनो। तभी आराध्या निधि की ओर देखने लगती। आगे निधि कहती कि अंकल सच कह रहे हैं, वो कशिश नहीं मिली अभी तक। उसकी कार की हालत इतनी ख़राब है कि पुलिस
पुलिस उसे ढूँढ रही है अयोध्या, पर पुलिस का कहना है कि क्या निधि? पुलिस कह रहे हैं कि कार की जो हालत है, अगर उसमें कोई रहेगा भी तो उसकी उसकी बचना। तभी आराध्या चीख के बोल पड़ती है, निधि, आगे एक लफ्ज नहीं कहोगी आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमारी। कैसे कह सकती हैं आप ये बात? हाँ, क्या सबूत है आपके पास? बताइए, बताइए ना, क्या सबूत है कि कशिश जी? नहीं, हम जानते हैं, वो ठीक है। हमें पता है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी मत बताइए आप। हम खुद ढूंढेंगे उन्हें। हम जानते हैं, हम जानते हैं उन्हें उन्हें कुछ नहीं हुई होगी। जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक उनकी भी सांसें चल रही हैं। ये हम जानते हैं। उन्होंने हमें बताई है, कही है उन्होंने कि जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक वो ज़िंदा है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी कशिश जी? नहीं, ये आप लोग नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हम खुद ढूँढेंगे उन्हें, खुद ढूँढेंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है हमें आपकी। हम खुद जाएँगे उन्हें ढूँढने के लिए और हम उनको ढूँढ के निकालेंगे। ये हमारी वादा है खुद से। ज़रूर ढूँढ के निकालेंगे हम उनको। हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। हमें हमारी मोहब्बत पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है हमें हमारी मोहब्बत पे। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप लोग ये बात, नहीं कह सकते। माँ, पापा, तो उसकी आँखों से ना आँसू आ जाते इस बार। आँसू तो वैसे ही आ रहे थे, पापा की आँखों से, मम्मी की आँखों से, निधि की आँखों से, तो सिया की आँखों से भी अब झरझर आँसू बहने लगते। आराध्या की जो हालत थी ना, वो हद से ज़्यादा बदतर थी, हद से ज़्यादा। इस हालत में कभी ना किसी ने अयोध्या को देखी थी, ना देखने के बारे में कभी सोची भी थी वो लोग ने। इतनी बुरी हालत थी अयोध्या की उस टाइम। बात वही दिखती है, बात बस वही तक होती है। फिर 2 दिन के बाद अयोध्या को डिस्चार्ज किए जाते हैं। वो घर जाती है। घर जाने के बाद से ही वो एक क्षण देर नहीं करती, वो शुरू कर देती है कशिश को ढूंढने की अभियान, मुझे बोलते हैं। वो वही स्पॉट पे जाती है जिस स्पॉट पे वो एक्सीडेंट हुई थी। वहाँ जाके वो थोड़ी देर खामोश सी हो जाती है। वो जो कार उस खाई से गिरी थी, अब नीचे जाने का अलग से तरीका था, अलग से रास्ता था, तो वो पुलिस के साथ नीचे जाती है। जहाँ पे कशिश की कार उन लोगों को मिली थी, उसके आस-पास के एरिया सब कुछ छानने लगती है। वहाँ पे हर एक चप्पा-चप्पा ढूँढने लगती है। ऐसे में दिन निकलने लगते हैं, रात बीतने लगती है, पर आराध्या की जो क्या बोलूँ ढूँढने का, जो खोजने का, जो क्या बोलते हैं एक प्रण, वो ख़त्म नहीं होती। वो ढूँढने ही जा रही थी, हर रोज़ उठती थी, हर रोज़ निकल पड़ती थी। इस बीच वो अपनी पढ़ाई सब कुछ भूल चुकी थी, सब कुछ बस पागलों की तरह कशिश को ढूँढ रही थी इधर-उधर। एक कोना तक नहीं छोड़ती उस गाँव की, उस जगह की। हर एक किसी से पूछ रही थी, पागल बन चुकी थी आराध्या उस टाइम पे। पर वो हार नहीं मानती। उसकी इस जज़्बे को देखते हुए निधि भी उसके साथ जुट जाती है उसे ढूँढने में। इसी बीच एक दिन खबर आती है कि नानी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो जाती है नानी माँ के पास। नानी माँ अपने घर पे ही थी। अब डॉक्टर खुद मन्नत थी, तो वो डॉक्टर को बुला चुकी थी बाहर से। नानी माँ बेड पे लेटी हुई थी। उनकी भी हालत कुछ अच्छी तो थी नहीं। अब सबसे बड़ी शॉक तो उनको लग ही चुकी थी। उनकी सबसे अज़ीज़ पोती उनकी कशिश, उसकी इतनी बड़ी एक्सीडेंट। पता अभी तक नहीं है कशिश का कुछ भी, कहाँ है पता भी नहीं। बहुत बुरी हालत थी उनकी भी। अयोध्या जाती है, उनके पास बैठती है, तो नानी माँ देख के अयोध्या को थोड़ी उनके दिल में एक आस जाग उठती है कि ये ज़रूर ढूँढ निकालेगी मेरी पोती को। वो बात करती है, बातों-बातों में ही नानी माँ ये कहती है कि बच्चा, आप इस घर की बहू हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? तभी अयोध्या कहती कि नहीं नानी माँ,
अभी नहीं, हम हमारे कशिश जी के साथ आपके इस घर में कदम रखेंगे। अकेले क्यों रखें हम? तो नैनी माँ की ज़ुबान पे एक हँसी आ जाती है। उधर मन्नत खड़े थी पास में, वो भी सुन रही थी। वो चुपचाप खड़ी, अब वो भी तो टूट चुकी थी कई हद तक। इन हालातों में पीहू कई बार आ चुकी थी इस घर में, नानी माँ के लिए, मन्नत के लिए। अभी पीहू भी पास में खड़ी हुई थी मन्नत के, तो आराध्या के पास निधि और मन्नत मतलब आराध्या जो तो वो बैठी थी बेड पे नानी माँ के पास। तभी नानी माँ कहती कि एक बात कहे आपको। हाँ, कहिए ना। बच्चा, हमें नहीं पता कि कब तक आप लड्डू को ढूंढ पाएंगी, पर बच्चा एक काम आपको करनी पड़ेगी उसकी गैर मौजूदगी में। आराध्या सवालों भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। दरअसल पीहू की आने का यहाँ पे आज एक रीजन भी थी। कुछ दिनों से वो कुछ बात लेके आ रही थी जो नानी माँ के कान तक पहुंच चुकी थी। तो नानी माँ ने तुरंत ही आराध्या को बुलाने के लिए कही थी, तो आ गई थी आराध्या मिलने। आगे जो नानी माँ कहती है वो सुन के आराध्या थोड़ी देर तो शॉक्ड हो जाती है। पहले वो मना करती है, फिर नानी माँ बहुत ज़ोर देती है कि उनकी जो कंपनी है मेहता इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा आलीशान जो बिज़नेस है इनका, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है उसमें, जो पीहू बता रही थी मन्नत को। तो नानी माँ ने सुन ली थी ये बात। आगे नानी माँ ने यही कही थी कि आप हमारी बिज़नेस ज्वाइन कीजिए। कशिश की गैर मौजूदगी में उसकी जगह आप जाके सब कुछ हैंडल कीजिए। निधि, पीहू ये दोनों अकेले नहीं सब कुछ सँभाल सकती हैं। हम जानते हैं कि कशिश की ब्रेन और आपकी ब्रेन में ज़रा सा अंतर नहीं है। आप चुपचाप हैं, उससे ज़्यादा चुपचाप आप हैं, और आपके ब्रेन में बहुत सी बुद्धियाँ हैं। तो आराध्या ने पहले मना कर दिया था कि नहीं, वो कर पाएगी, इतना बड़ा सब कुछ उससे नहीं हो पाएगी। पर नानी माँ के आगे वो घुटने टेक देती हैं। तो बोलती है ठीक है फिर हम करेंगे, पर इसकी एक भी क्रेडिट हमें नहीं लेंगे। इसकी हर एक जो मुनाफा होगी सब कुछ मेहता इंडस्ट्री को जाएगी, इससे हम एक चीज़ नहीं लेंगे। तो बस वही तय होती है वहाँ पे। उस दिन के बाद से ही आराध्या ने मेहता इंडस्ट्री, जो कशिश की कंपनी थी, कशिश की जगह थी, उसकी जगह उसकी पत्नी आके बैठती थी। चेयर वही थी लेकिन वो बैठती दूसरी चेयर पे थी, कशिश की चेयर पे नहीं बैठती थी वो। उसके कुछ दिनों बाद ही उसे मेल आई थी लंदन की कॉलेज से कि उसकी जो पीएचडी की मतलब जो जो भी थी वो अप्रूव हो गई है। उसकी कॉलेज से उसे बुलावा आ चुकी थी। वो जाना अब तो नहीं चाहती थी, पर सबके कहने पे वो तब भी राज़ी हो जाती है और फिर वो उसकी जर्नी शुरू करती हैं लंदन से। निधि ने कही थी कि तुम जाओ, हाँ मैं और पीहू यहाँ का देख लेंगे, लंदन की जो ब्रांच है वहाँ से तुम हमारी सारे बिजनेस को अटेंड कर सकती हो जो भी थे। तो उसी हिसाब से सब कुछ होती है, वहाँ पे सारे सेटअप्स किए जाते हैं। इन बीच आराध्या ने कशिश को ढूंढना बंद नहीं की थी। 2 महीने तो वहीं पे उसने बिताए थे, फिर गई थी वो वापस लंदन। अभी वो कार में बैठ के इतनी सारी बातें सोच रही थी इन 8 महीनों में। 8 महीने, 2 हफ्ते, 3 दिन हो रहे थे अभी, बहुत से समय निकल गए थे, लेकिन आराध्या के दिल में, मन में कुछ नहीं बदली थी कशिश के लिए। वही आज, मतलब अभी भी वो वही जगह अटकी हुई थी जहाँ से उसने कशिश को खोई थी, वो वहीं पे अटकी हुई है अभी भी। आज की वो उसकी तलाश जारी है। आज भी वो खबर लगा रही है हर जगह, सोर्स यूज़ कर रही है अभी वो कशिश को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी कशिश को नहीं ढूंढ पा रहे थे। मायूसी हाथ लग रही थी आराध्या के। ऐसे सोचते सोचते ही वो उस रास्ते से ड्राइव करते हुए अपने कॉलेज आखिर तक पहुंच ही जाती है। कॉलेज की गेट से जब वो कार अंदर जाती है तो आसपास बहुत चहल पहल थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज था यार, सुबह का वक्त था, सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो आराध्या भी जाती है, कार को पार्क करती है। उसकी आंखों में आंसू थे ये सारी बातें सोचने पे। मायूसी सी हो गई थी वो। फिर वो आंखों से आंसू को पोंछती है, दरवाजे को खोल के वो अंदर अपनी कॉलेज की तरफ चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आज का भाग अच्छी लगेगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए दिलों का मिलना। तो चलिए नेक्स्ट भाग में देखेंगे कि आराध्या की ये जो जर्नी है वो इंडिया जा रही है, वो इंडिया जाने के बाद क्या होती है और कशिश को वो कब तक ढूँढ पाती है। तो फिर चलिए आज इतना ही। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ख़्याल रखिए, खुद के परिवार का ख़्याल रखिए। कोशिश कीजिए आपके आस-पास जितने भी लोग हैं उनको आपको किसी भी काम से हानि ना पहुँचे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट भाग में देखते हैं क्या होती है। चलिए, नमस्ते।